हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टूपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी जो है डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अगर अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे, वो ले सकता है। ओके, चलिए शुरू कर रहे हैं हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ना। तो गुप्त साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ तो गुप्त काल को जो है इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल जो है कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। गुप्त शासक जो थे ये कुषाणों के सामंत थे, वैश्य वर्ण से जो थे ये संबंध रखते थे। इसके अलावा इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो श्री गुप्त ने जो है गुप्त काल की मतलब श्री गुप्त को जो है गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन है? वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, जिसने गुप्त संवत को भी जो था चलाया था। ठीक, चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है गुप्त काल से। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं बनी थी वो भी किस में बनी थी? जो गुप्त काल था, गुप्तों का जो पीरियड था उसी में जो है ये बनी थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके काल में जो थी अजंता और एलोरा की गुफाएं जो थी बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। ठीक है, चलिए देखिए कि पूरा क्रम दिया गया है गुप्त साम्राज्य का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो श्री गुप्त है सबसे पहले। गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी गुप्त एम्पायर की, वो किसने रखी थी? श्री गुप्त ने रखी थी। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए घटोत्कच गुप्त, इन्हें जो है गुप्त साम्राज्य मतलब इनका उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिनका विवाह कुमार देवी से हुआ था जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए समुद्रगुप्त। इन्होंने गद्दी को संभाला और इन्होंने परम क्रमांक को श्री विक्रम की उपाधि जो थी धारण की। ठीक है, और इन्हीं के दो पुत्र थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ टाइम तक रामगुप्त भी रहे थे, ठीक, लेकिन सही से जो अपना राज्य था वो ना चला पाने के कारण इन्हें हटा दिया गया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को जो था बनाया गया था और इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो धारण की थी। और एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 पुत्र हुए, गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और प्रभावती। ठीक है, ये वाकटक रानी थी। ओके, इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम के आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त और घटोत्कच गुप्त। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय था तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आएगा इसके आगे वो थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के प्रथम फिर जो पुत्र हुए वो थे स्कंदगुप्त। यहाँ से स्कंदगुप्त से क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो माने जाते हैं, जो सही शक्तिशाली माने जाते हैं, वो बुधगुप्त माने जाते हैं कि इनके जो लास्ट वो रहे राजा, वो कौन है? बुधगुप्त। इसके अलावा और भी आए उसके बाद, जैसे कुमारगुप्त द्वितीय आया, विष्णुगुप्त आया। तो ये पूरी जो है एक वंशावली जो है इनकी दी गई है कि किसके बाद कौन कौन जो था आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में विष्णुगुप्त की जगह पे बुधगुप्त मिलता है तो वहाँ पे राइट आंसर बुधगुप्त। अदरवाइज अगर विष्णुगुप्त है तो वहाँ पे आप विष्णुगुप्त ही लगा के आइएगा। ठीक, चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो इन स्रोतों नहीं, सिर्फ स्रोतों के अनुसार जो है श्री गुप्ता को जो है गुप्त वंश का संस्थापक जो है माना जाता है। और इसने महाराज की उपाधि यानी कि महाराज धीराज जिसको हम बोलते हैं वो उपाधि जो थी इसने धारण की थी, महाराज की उपाधि। ठीक है, ओके। और ताम्रपत्राभिलेख में इसको क्या कहा गया है? आदिराज जो है कहा गया है। फिर इसका उत्तराधिकारी हुआ, इसका पुत्र घटोत्कच हुआ और उसने भी महाराजा की उपाधि जो थी धारण की थी। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र संस्थापक जो है इसको माना जाता है। इसने जो था लिच्छवी राजकुमारी थी लिच्छवी वंश की कुमार देवी से जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? विवाह किया। और इसने कौन सी की? महाराज धीराज की। देखिए इन्होंने दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने
महाराज धीराज की उपाधि जो थी वो धारण की थी। और गुप्त संवत का आरंभ भी जो है वहीं से माना जाता है कि कहाँ, किससे, 319 और 320, ये दोनों में से कोई भी एक जो है ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है तो गुप्त संवत 319 एडी से लेकर 320 एडी तक, या 319 एडी या 320 एडी जो है माना जाता है कि गुप्त संवत जो था यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो था ये भी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। तो पढ़ लेते हैं। देखिए 319 में, देखिए इसका अगर आप देखेंगे ना, पूरा जो हमारा गुप्त वंश रहा, इनका जो पूरा सही शासन अगर हम देखें तो 319 से लेकर 540 तक रहा। ठीक है, बाकी जैसे ये अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त, इसके अलावा श्रीगुप्त हुए या घटोत्कच, तो उनका 319 से पहले ही हो गया, 280 से लेकर 240 तक एक का था, फिर इससे आगे एक का रहा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम से जो है सही गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। तो 319 से लेकर 540 ईस्वी तक जो था पूरा गुप्त साम्राज्य जो था रहा था। उसके बाद जो था गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए 319 में इसने गुप्त संवत चलाया था और इसने महाराज धीराज की जो उपाधि थी वो धारण की थी। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और गुप्त काल का प्रथम शासक था जो जिसने सिल्वर चांदी के सिक्के जो थे चलवाए थे। और इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका पुत्र समुद्रगुप्त जो था इनका क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त था इसका। चलिए देखिए समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो स्पेशली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने जो था ऐसा कहा था। देखिए और एक और चीज़ याद रखिए, समुद्रगुप्त, देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम रहे उनका जो शासन काल रहा वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, उसके बाद 335 से लेकर 375 तक ये रहे समुद्रगुप्त। ठीक, देखिए इसे भारत का नेपोलियन हमने पढ़ लिया। इसने 12 शासकों को दक्षिणा पथ में तथा 9 शासकों को उत्तरा पथ में क्या किया था? पराजित किया था। और यह भी एक चक्रवर्तीय सम्राट बना और इसने विक्रमांक की उपाधि जो थी धारण की थी। ठीक है, इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। इसने हरिसेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए जो था नियुक्त किया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की जो विजयों का वर्णन है वो किस अभिलेख से मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। और ये किसने जो थे लिखवाए थे? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त क्या थे? कवि था और इसने कविराज की भी उपाधि जो थी धारण की थी। यह एक वीणा वादक भी था और इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित मिला है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक जो है रहा करता था। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन आता है यहीं से कि किस अभिलेख के अनुसार जो समुद्रगुप्त थे वो एक क्या माने जाते हैं? महान कवि और संगीतकार जो है माने जाते हैं। तो वो इलाहाबाद स्तंभ जो था उसी के से जो है ये माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मेन चीज़ें जो आप याद रखिए, भारत का नेपोलियन और इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये 2 चीज़ें हैं जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरिसेन पूछा जाता है किसके दरबार में कब वो थे? ठीक है, किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के काल में थे हरिसेन। ठीक, उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त के बाद अगर हम बात करें तो जो रामगुप्त थे, ठीक है, वो बने थे। यहाँ पे देखिए रामगुप्त 375 से लेकर 380 तक जो थे रामगुप्त ने गद्दी जो थी संभाली थी। ठीक है, और स्रोत दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें रामगुप्त के बारे में तो इतिहासकारों का ये मानना है कि रामगुप्त जो थे ये समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे और बड़े बेटे होने के कारण जो था इसे गुप्त साम्राज्य का जो पदभार था वो सौंपा गया था। ठीक है, लेकिन शासन में योग्य न होने के कारण इन्हें हटा दिया गया और इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने जो थी सत्ता संभाली थी और इनका जो कार्यकाल रहा, शासन रहा, वो रहा 380 से लेकर 413 तक। और ये इस वंश का सबसे महान शासक जो है हुआ है। ठीक है, ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न जो थे रखे थे।
ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रुद्रसेन तृतीय की जो थी हत्या की थी। इसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि जो थी धारण की थी। 399 एडी में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और वह भारत में 15 वर्ष तक रहा था। तो ये फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ और इसमें परम भागवत की भी जो थी उपाधि धारण की थी। ओके, तो याद रखिएगा, इसने परम भागवत और भी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। जैसे विक्रमादित्य किसको पराजित करने के बाद? शकों को पराजित करने के बाद जो थी इसने क्या कहते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि जो थी धारण की थी, जब इन्होंने रुद्रसेन तृतीय की हत्या की थी उस वक्त। ठीक है। राजधानी इसने अपनी पाटलिपुत्र और उज्जैन को बनाया था। नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नाग, उनसे जो था इनका विवाह हुआ था। ठीक है। ओके, जो 9 कवि रहे हैं नवरत्न, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से थे और किसका क्या काम था, वो देखेंगे बाद में। ओके, एक और फाहियान की बुक पूछी जाती है, कौन सी है? तो फो म्योकी, ये जो है फाहियान की बुक थी। ठीक है। फाहियान जो था स्थल मार्ग से जो था आया था और जल मार्ग से ये वापस गया था। ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कुमार गुप्त। 413 एडी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की थी, जो कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है कहा जाता है। और ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। और यह महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी जो है माना जाता है। कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही थे। ठीक है। दूसरा उत्तराधिकारी इसका पुत्र सकंद गुप्त हुआ और इसे इस वंश का अंतिम महान शासक जो है कहा जाता है। इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई और इसके लिए इसने चक्रपालित को नियुक्त किया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में हुणों का प्रथम युद्ध था वो हुआ था और इसी ने जो था ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सा सम्राट था जिसने हुणों को पराजित किया था या हुणों को जो था आने से रोका था। ठीक है। तो वो थे स्कंदगुप्त। ठीक। और ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है। तो देख लीजिए, कुमारगुप्त में आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि जो थी धारण की थी। उसके अलावा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार पूछा जाए तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसके अलावा हुणों के आक्रमण को रोका था किसने? स्कंदगुप्त ने रोका था। ठीक है। और मिलावट वाले सिक्के जो थे वो किसके शासनकाल में चले थे? स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में चले गए थे। उसके बाद भानुगुप्त भी जो थे आए थे और जो अभिलेख भानुगुप्त से रिलेटेड है वो है एरन अभिलेख। ठीक है। जिससे ज्ञात होता है कि जो भानुगुप्त था उसका सेनापति था गोपराज। वो हुणों के विरुद्ध जो था लड़ता हुआ मारा गया था। फिर उसकी पत्नी भी जो थी वो सती हो गई थी। ठीक है। और एरन अभिलेख ही है जिसमें सती प्रथा का जो है प्रथम साक्ष्य जिससे मिलते हैं। किस अभिलेख से मिलते हैं? एरन अभिलेख से ही जो है सती प्रथा के जो है प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अंतिम शासक जो हुए वो थे विष्णुगुप्त, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि विष्णुगुप्त हैं जो कि अंतिम शासक इसके हुए थे। तो देखिए इसमें मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जैसे संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। 319 से लेकर 334 ईस्वी तक रहा। गुप्त राजवंश का ये पहला महान शासक था। महाराज दी राज की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। गुप्त संवत को शुरू किया और शुद्ध सोने के सिक्के दिनार जो थे जारी किए थे किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है जिसको भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चीनी तीर्थयात्री फाहियान इसके शासनकाल के दौरान जो था भारत आया था और 15 साल तक जो था रहा था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो थी इसके काल में हुई थी। और सुकंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है गुप्त काल से, और यहाँ से ही 5 से 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक।
चलिए देखिए, गुप्त काल के प्रमुख पदाधिकारी दिए हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे गुप्त काल में केंद्रीय विभागों के निरीक्षक को क्या कहा जाता था, तो सर्वाध्यक्ष कहते थे। सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। जो विदेशी मामलों का अधिकारी होता था उसको संधि विग्रह या महासंधि विग्रह कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। दंड का जो अधिकारी होता था उसको महादंड नायक जो था बोला जाता था। लेखा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महापक्ष पटलिक कहा जाता था। शिक्षा विभाग के अधिकारी को विनय स्थिति संस्थापक, सम्राट के राज प्रसाद यानी कि महल के प्रबंधक को महाप्रतिहार जो था कहा जाता था। युद्ध के सामान का हिसाब रखने वाला युक्त पुरुष था। राज्य कोष का प्रमुख भांडागाराधिकृत था। राजमहल के भोजनालय का खाद्य पक्किका। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दंडपाशिक। ओके, गज या हाथी सेना का प्रमुख जो होता था महामही मीलपति। ओके, अश्वरोही सेना का तो महाशवपति। आगंतुकों के सम्राट के सामने प्रस्तुत होने वाला विनयपुर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी है। सिर्फ एक बार नजर में से आपको निकाल लेने हैं कि इसमें क्या कहा गया, रटना नहीं है। खुद ब खुद जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये एक इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए जी आगे हम देखते हैं। गुप्त काल की जो रचनाएं रही उस वक्त देखते हैं। विष्णु शर्मा की रचना थी पंचतंत्र। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है जो पंचतंत्र पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की। और ये गुप्त कालीन रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। कालिदास की बहुत सारी जो रचनाएं पूछी जाती है, मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभव हो गया, ऋतु संहार, मेघदूत, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुकी हैं। ये कालिदास की रचनाएं हैं और कालिदास भी जो थे किसके काल में हुए थे, गुप्त काल में ही हुए थे। विशाख दत्त की अगर आप देखेंगे तो मुद्रा राक्षस हो गई, देवी चंद्रगुप्तम हो गई, भारवी की किरात तर्जुनियम हो गई, भास की स्वपन वास्व दत्तम हो गई, शूद्रक की मर्च कटिगम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वराह मिहिर की देखिए यहाँ पे वरहित संहिता, ये भी पूछा जाता है वरहित संहिता, और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों ही वराह मिहिर की है। आर्यभट्ट किसके उसमें हुए थे, गुप्त काल में ही हुए, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की है। अष्टांग हृदय यानी कि चिकित्सा से संबंधित ये वाघभट्ट की है, और शल्य चिकित्सा से संबंधित ये धन्वंतरी की बुक है। ठीक है, तो ये सारे जो थे किसके काल में हुए थे, गुप्तकालीन जो है ये रचनाकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं जो है इसमें दी गई है। ठीक है, फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैसे वराह मिहिर कौन थे, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वराह मिहिर कौन थे, खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री थे। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाए धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी हमने पढ़ा ना इसमें, धन्वंतरी देखिए शल्य शास्त्र थी इसकी, चिकित्सा से संबंधित। तो धन्वंतरी जो थे ये भी एक महान कवि हुए हैं। हरिसेन की अगर बात करूँ तो एक महान कवि हुए। कालिदास भी महान कवि और नाटककार थे। ठीक है, तो ये याद रखिए। मेनली जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो वराह, उससे पूछा गया है वराह मिहिर कौन थे, तो ये एक खगोल शास्त्री जो है हुए हैं। ओके, बुक्स मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला देखिए। अगले में देखिए कुछ गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर दिए हैं। जैसे विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तिगवा गांव में। शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ कौन सा है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ दशावतार मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भारत का प्रथम मंदिर था जो कि देवगढ़ झांसी में है, दशावतार मंदिर। इसके अलावा शिव गांव है, भीतरगांव का मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये भीतरगांव में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर है, ये ईंटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये सारे गुप्तकालीन जो थे महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में सिल भूमि कौन सी होती थी, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो उसको सिल भूमि कहा जाता था। जो चारे के योग्य भूमि होती थी उसको चारागाह भूमि बोला जाता था। निवास योग्य जो थी उसको वास्तु भूमि बोलते थे, और जो जंगली भूमि थी उसको अपरहत भूमि जो था गुप्त काल में कहा जाता था। चारों की चारों जो टर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ उपाधियां दी हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की, कविराज की। ठीक है, ये सारी जो थी समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की, स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की। बाकी हम पढ़ चुके हैं वहां पर कि किसने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक, यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो है नवरत्न दिए गए हैं कि कौन कौन से नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कालिदास, फिर धनंतरी, अमर सिंह, घटकरपर, शपणक, बिताल भट्ट, वराह मिहिर, वररुचि और शुक, ये थे जो इनके शासन काल में जो थे हुए थे। ठीक है,
कालिदास पूछा जाता है किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और ये सर्वप्रमुख यानी कि सबसे प्रमुख जो हैं नवरत्न माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। उसके अलावा धन्वंतरी की अगर हम बात करें तो ये चिकित्सक थे, चिकित्सक और कवि, सॉरी चिकित्सक थे, कवि नहीं थे। इनकी वो आई थी ना शल्य चिकित्सक से रिलेटेड बुक। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अमर सिंह दिया गया है, तो ये कोशकार होते थे, कोशकार, ठीक है। घटकर पर कूटनीतिज्ञ थे। शपणक की अगर हम बात करें तो शपणक जो था ये एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी। बेताल भट्ट दिया है यहाँ पे, बेताल भट्ट जो थे ये जादूगर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जादूगर। वराह मिहिर है, वराह मिहिर जो थे ये खगोल शास्त्री थे या ज्योतिषी आप इसको बोल सकते हैं, बट मेनली ऑप्शन खगोल शास्त्री दिया होता है। एक वररुचि है, वररुचि की अगर हम बात करें तो वररुचि जो थे व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के आचार्य थे, व्याकरणाचार्य, ठीक है। और लास्ट बचा है हमारा शुक। शुक जो था ये थे वास्तुकार, वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो ये 9 रत्न हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं हुआ, तो 9 के 9 नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे गुप्त अभिलेखों की जो है दी गई है। देखिए समुद्रगुप्त अभिलेखों की संख्या, इलाहाबाद शिला स्तंभ हो गया, प्रशस्ति था ये, ठीक है। एरन शिला स्तंभ हो गया, नालंदा ताम्रपत्र हो गया, गया पत्र, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद शिला स्तंभ। समुद्रगुप्त द्वितीय ये किससे रिलेटेड हैं? सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ये मेहरौली लोह स्तंभ से, अन्य 5 अनुदान स्तंभ हैं, ठीक। तो इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो मेहरौली स्तंभ से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में 5 पता लगता है। कुमारगुप्त प्रथम, इनमें से 5 आधिकारिक ताम्रपत्र तथा अन्य 9 व्यक्तिगत अभिलेख हैं। स्कंदगुप्त जूनागढ़ शिलालेख भीतरी स्तंभ, ये जो है मतलब इनके बारे में अगर पूछा जाए जूनागढ़ शिला अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है तो स्कंदगुप्त है। या भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। बुद्धगुप्त है ये पहाड़पुर ताम्रपत्र, यहाँ पर मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो समुद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और एक स्कंदगुप्त का है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरगुप्त, नरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, वैन्यगुप्त, इनके शासनकाल में भी जो एक एक अभिलेख जो थे जारी हुए थे, ठीक है। तो बस मेनली यही याद रखिए कि इसमें से कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक। और एग्जाम में स्कंदगुप्त से जो पूछा जाता है वो जूनागढ़ अभिलेख जो है इंपॉर्टेंट है, एक भीतरी गुफा लेख है, ये भी स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। एरन अभिलेख, ये एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त से ही रिलेटेड है, भानुगुप्त से, ये देखा था ना हमने, ये मैंने लास्ट में हमने पढ़ा भी था किस अभिलेख से पता चलता है, तो एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख ये भी बुक इससे संबंधित है, भानुगुप्त से, ठीक है। इलाहाबाद का समुद्रगुप्त हो गया, तो ये बस याद रखिएगा। एक बिलसड़ अभिलेख भी है जो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, ठीक। ओके, तो चलिए ये मेन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ज्ञात गुप्त शासक पूछा है कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त जो थे पहले गुप्त शासक थे, तो श्रीगुप्त यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उनकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध रहा कला और स्थापत्य के लिए, ठीक है। कई बार आता है भी ये क्वेश्चन कि किसके शासन काल में जो कला थी, ठीक है, ये अपनी चरम सीमा पर थी, तो ये गुप्तों के काल में थी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए कला एवं स्थापत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक, तो वो था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त युग का जो है इसको वो माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, और इसी के द्वारा जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत को चलाया गया था 319 ईस्वी में, ठीक है। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? गुप्त ने किया था, और ये किससे रिलेटेड था? चंद्रगुप्त
द्वितीय से जो था रिलेटेड था, मेहरौली लौह स्तंभ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ओके, चलिए नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ओके, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, ये पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए, कुमारगुप्त ने नहीं की, स्कंदगुप्त ने नहीं की, समुद्रगुप्त ने नहीं की, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी की थी? इसकी दो थी, एक तो परम क्रमांक थी और एक और थी अश्वमेघ से करके कुछ थी। ठीक है, तो इसकी अलग थी, विक्रमांक और परम क्रमांक कुछ इस तरीके से था, और कविराज की उपाधि जो थी धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये मैंने आपको बताया थे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो वो था स्कंदगुप्त जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका जाता है। फिर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? वो भी कौन था? वो भी स्कंदगुप्त ही था। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक जो है कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक। और दिनार किसको कहते थे? गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? उनको दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ठीक है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो ये हमें पता है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख संबंधित किससे है? समुद्रगुप्त से है। तो ये हो जाएगा किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और एक और उपाधि इन्होंने जो धारण की थी, अश्वमेघ कर्ता। ठीक है, परम क्रमांक, या इसमें कई जगह आपको इसमें विक्रमांक भी जो है मिल सकता है, विक्रमांक और कविराज। ये सारी उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने जो है धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी दोहित्र किसको कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, और इनके पुत्र हुए थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र जो है कहा जाता है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की माता का नाम अगर पूछा जाए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? कुमार देवी से। लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी, या लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का, और इन दोनों का बेटा था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त था, रामगुप्त नहीं समुद्रगुप्त था, फिर आगे समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था रामगुप्त। तो यहाँ से इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? लिच्छवी का दोहित्र जो है कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो किसके द्वारा जो था समाप्त हो गया था? हुणों ने जब आक्रमण किया था तब जो था समाप्त हुआ था, तो हुणों द्वारा समाप्त हो गया था। निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं एक मिनट क्वेश्चन, हाँ, गुप्तों के, इसमें प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, तो गुप्तों के सिक्के। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ा भी था कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के ऐसे थे जिस पर जो था उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था उन सिक्कों पर। ठीक है, तो गुप्तों के सिक्के थे जो संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते थे। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और किसने कहा था? ये V.A. स्मिथ ने जो है इसको कहा था भारत का नेपोलियन। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो कौन सा काल था? गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जो थे जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में किस धातु के, देखिए सोने और चांदी दोनों के जारी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा किस धातु के? सोने के सिक्के जो थे, स्वर्ण मुद्राएं जो थी गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में जिनको क्या कहा गया है? दिनार जो है कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो स्वर्ण मुद्राएं थी ये उतनी प्योर नहीं थी जो मुद्राएं स्वर्ण की किसने चलाई थी? कुषाणों ने चलाई थी। कनिष्क ने जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी उतनी ज़्यादा ये प्योर नहीं थी। ठीक है,
और बस इतना ही याद रखिए। चलिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 319 ईस्वी से जो है ये शुरू हुआ था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास, तो ये हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, सी ऑप्शन। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात हो रही है, तो समुद्रगुप्त की जो है इनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। और रचना किसने की है? हरिसेन ने की है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ बोला है इसने, तो वो कौन था? आर्यभट्ट था, क्योंकि ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है। चलिए, फायान किसके शासनकाल के दौरान जो था भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल जो थे में थे ये भारत आया। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक जो था ये भारत में रहा, यानी कि 15 साल। ओके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो वो है कालिदास की मेघदूतम, जो संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ठीक है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो दरबारी या सरकारी भाषा जो थी वो थी संस्कृत, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ओके, जो इनमें से चिकित्सक नहीं है, तो ये 3 हैं जो प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? एक है सुश्रुत, दूसरा है चरक और तीसरा है धन्वंतरी। ये 3 जो हैं चिकित्सक हैं। चारवाक जो है ये चिकित्सक नहीं है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चारवाक कौन थे? भौतिकवादी दर्शन के लिए जो है इनको जाना जाता है। ठीक है। तो ये चिकित्सक नहीं थे चारवाक। ठीक है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना पहला परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। और नवरत्न, क्योंकि नवरत्न उसी के दरबार में हुए थे, तो ये सारे के सारे जैसे कालिदास हुआ, बेताल भट्ट हुआ, वराहमिहिर है, वररुचि है, अमर सिंह है, शंकु है, घटकर पर है, ये सारे के सारे क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट थे जिसने शून्य की खोज जो थी की थी। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय है। ठीक है। वराहमिहिर क्या है? वराहमिहिर क्या है? एक प्राचीन खगोलज्ञ है, खगोल शास्त्री हैं। तो खगोलज्ञ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? क्या निरूपित किया गया अजंता की चित्रकारी में? जातक कथाएं। और जातक की कथाएं किससे संबंधित थी? गौतम बुद्ध के जन्म से जो कथाएं जुड़ी हैं उनसे संबंधित है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पर है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है। चलिए, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा ना जातक कथाएं, बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म से जो है यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जितने भी चित्र हैं वो किसी ना किसी रूप में बुद्ध और बौद्ध सत्व की जो जीवन कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ओके। ओके, इसके अलावा ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। लेकिन एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे पूछा जाता है कि जो इलाहाबाद है उसमें जो प्रशस्ति शब्द है वो किस भाषा में है? तो प्रशस्ति जो शब्द है ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने राजा की प्रशंसा क्या क्या कहकर की है? तो एक योद्धा के रूप में की है, युद्धों को जीतने वाला राजा कहा है, और एक विद्वान जो है कहा है। ठीक है। इसमें जो है दक्षिणापथ के शासकों की जो है पूछी जा सकती है संख्या कितनी थी? तो मैंने पढ़ाया था आपको कि समुद्रगुप्त ने जो है 12 शासकों को दक्षिणापथ में और 9 शासकों को उत्तरापथ में विभाजित किया था। तो दोनों शासकों का जो है आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणापथ में कितने थे और उत्तरपथ में कितने थे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है बनता है जो कि प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया गया है।
ठीक है। इसके अलावा राजा जो, एक मिनट, हाँ बस इतना ही जो है दिया गया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कालिदास का हमें पता है जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पूछा जा सकता है कि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा है उसका नाम क्या है, उस नाटक में उस राजा का नाम क्या है? तो उस नाटक में उस राजा का नाम है दुष्यंत। ठीक है, ये याद रखिएगा। कालिदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो संस्कृत में जो है उन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक, तो ये था मेन। बाकी जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में अलग थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें वही थी जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये था पूरा गुप्त काल। लेकिन गुप्त काल के बाद अभी हमारा गुप्तोत्तर काल जो रहा, जिसमें पुष्यभूति जो वंश आया, हर्षवर्धन वगैरह, तो वो हमारा रहता है, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक संगम काल रहता है, यानी कि जो पूरा साउथ है उसको कवर करेंगे, जो वहाँ पर वंश रहे। ठीक है, किसका संस्थापक कौन था, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक अलग वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।